साथियों नमस्कार। आज की अपनी वीडियो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वीडियो चूंकि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड है और इस वीडियो में जो आप नॉर्मल यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं उससे मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट बनाने का प्रयास किया है। उसकी वजह है कि आईएएस की मुख्य परीक्षा भी होने वाली है। साथ ही साथ बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जो बच्चे अपीयर होंगे उनके एग्ज़ाम में भी सब्जेक्टिव पेपर्स आने वाले हैं। तो मेरी ये वीडियो साथियों मूल रूप से उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो राजनीति विज्ञान से अन्य अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे वो सिविल सेवा की तैयारी करते हो मुख्य परीक्षा के रूप में जिन्होंने राजनीति विज्ञान रखा हो, अथवा ऐसे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं जिनके लिए लिखित परीक्षा आवश्यक है, और ऐसे बच्चे जो कि पेपर 2 में स्टेट पीसीएस दे रहे हैं और जिनके पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें हैं, और साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो आइए बिना समय गंवाए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज का विषय है अपना कि हम समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक थॉट, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन क्या है और राजनीति विज्ञान में इसका महत्व क्या है। साथियों हम सबसे पहले अब देखिए कि जब हम विषय पे पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें आती हैं। एक तो चिंतन है, राजनीतिक चिंतक की भी चिंतक आते हैं। दूसरा राजनीतिक अवधारणाएं आती हैं। तो राजनीतिक अवधारणाएं भी मूल रूप से किन विषयों पर आधारित है, तो राजनीतिक चिंतकों के द्वारा दिए गए चिंतनों पर आधारित है। इसीलिए राजनीति विज्ञान को समझने का आधार राजनीतिक चिंतक है जिनके द्वारा दिए गए चिंतन प्राचीन काल से लेकर के आज तक राजनीति को दिशा दे रही है। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम पॉलिटिकल थॉट को देखते हैं, राजनीतिक चिंतन को देखते हैं, तो ये है क्या? रिप्रेजेंट्स द सिस्टमेटिक रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, पावर, स्टेटहुड, जस्टिस एंड कम्युनिटी। राजनीतिक चिंतन में वो सभी चीजें आती हैं जो राजनीति से जुड़ी हुई हैं, जिसको हम राजनीतिक जीवन, शक्ति, न्याय, समाज, इन सब से रिलेटेड जो इंक्वायरी है और उसका एक सिस्टमेटिक आधार होगा, वह राजनीतिक चिंतन कहलाएगा। इसका कोर सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो इसके द्वारा जो प्रश्न है जो कि राजनीति से रिलेटेड है, जैसे ऑथोरिटी, सिटीजनशिप, सत्ता क्या है, नागरिकता क्या होगी, अधिकार क्या है, स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, और इसके क्या पॉलिटिकल कंसर्न है, वो इससे समझे जाते हैं। राजनीति विज्ञान जो आईएएस के लिए तैयारी करेंगे वहां पे ध्यान रखिएगा कि पीएसआईआर ऑप्शनल के पेपर 1 का सेक्शन ए है, और इसका जो आधार है वो है व्हाट ऑट टू बी देन व्हाट मस्ट टू बी। क्या है इससे आवश्यक है राजनीतिक चिंतन क्या बताते हैं, क्या होना चाहिए। व्हाट ऑट टू बी मतलब समाज का वास्तविक स्वरूप कैसा होना चाहिए, अथवा समाज का आधार कैसा होना चाहिए, या समाज हमें, एक आदर्श समाज हमें कैसा दिखना चाहिए। अब साथियों जब हम राजनीतिक चिंतन को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं तो इसमें कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि पहला है
राजनीतिक चिंतन को हम दो भागों में बांटते हैं, नॉर्मेटिव या क्लासिकल और मॉडर्न। तो जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी है या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थॉट है, ये सामान्यतया यूनानी राजनीतिक चिंतकों के द्वारा दिए गए विचार हैं और ये मूल रूप से आइडियल स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल वैल्यूज, एथिक्स और नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शन की बात करता है कि समाज वास्तव में कैसा होना चाहिए, समाज के लिए क्या वैल्यूज, मूल्य निर्धारित किए जाने चाहिए और एक समाज को कैसे कार्य करना चाहिए। इसका मूल रूप से ऐतिहासिक आधार है कि इतिहास पर आधारित, तथ्यों पर आधारित है और वो ऐतिहासिक रूप से इन चीजों की को बताने की बात करता है, जिसमें पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीजों पे बात की जाती है। प्रोफेसर सवाइन इसके विषय में ये बताते हैं। साथ ही साथ जो पॉलिटिकल थॉट है यह इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप या इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपने साथ लेकर के चलता है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थॉट है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, वह मूल रूप से एथिक्स के साथ जुड़ता है, नीति शास्त्र के साथ, फिलॉसफी के साथ जुड़ता है, दर्शन के साथ, इतिहास के साथ जुड़ेगा, समाज शास्त्र के साथ जुड़ता है और अंततोगत्वा गवर्नेंस के लिए रोल मॉडल या एक रोड मैप बताने का काम करता है। अब देखते हैं कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थॉट का ओरिजिन कहां से होगा। तो इसको हम कहते हैं साथियों, ये ओरिजिनेट करता है क्लासिकल ग्रीक आइडियाज से, मतलब प्राचीन यूनानी विचारधारा से इसका ओरिजिन होता है। तब से लेकर के ये पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स तक ये चीजें चलती हैं। अब कुछ लोग इनके सपोर्ट में होंगे, कुछ लोग इनके विरोध में होंगे, ठीक है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि इसको मूल रूप से हम कहां से देखते हैं, यूनान से, और इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्यों? अब यहां पर आपके मन में आ रहा होगा कि हम भारतीय राजनीतिक चिंतन को यहाँ पे क्यों नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन हम उन्हें भी पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के द्वारा जो कालखंड में जो अध्ययन किए गए हैं प्राचीन समय में, उनकी ऐतिहासिकता थोड़ी बहुत संदेहास्पद हमें देखने को मिलती है और उन्होंने एक क्रमिक और प्रमाणिक अध्ययन नहीं किया है, जैसा कि हमें प्लेटो और अरस्तु के चिंतन में देखने को मिलता है। इसीलिए पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत कहां से होती है? यूनानी राजनीतिक चिंतकों से। अब जब हम यहां देखते हैं तो द बॉडी ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट ओरिजिनेटिंग इन द ग्रीको रोमन वर्ल्ड एंड एक्सपैंडेड थ्रू द वेस्टर्न यूरोप एंड अमेरिका। ये इसकी शुरुआत कहां से होगी? ग्रीक और रोमन विश्व से, और वहां से यह यूरोप आएगा रोमन एम्पायर के द्वारा और अमेरिका आदि के देशों में पहुंचेगा। अब मूल रूप से या केंद्र बिंदु इसका क्या रहा? वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन। इसको यूनानी भाषा में यूडोमोनिया कहा जाता है और इस एक अच्छे जीवन के लिए जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए इसकी खोज करना, मतलब एक ऐसे समाज की खोज करना जहां पर व्यक्ति का विकास या एक कहें कि व्यक्ति के अच्छे जीवन की संभावना हमें दिखती है। इसीलिए हमने पहले ही देखा है साथियों कि नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थॉट की केंद्र बिंदु में क्या है? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, समाज वास्तव में क्या है और किस तरीके से ये आगे बढ़ेगा। अब यहां ध्यान रखिएगा कि आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें कि जब भी हम यूनानी राजनीतिक चिंतकों के विचारों को पढ़ते हैं तो दो तीन चीजें साथियों यहां ध्यान रखिएगा कि यूनानी राजनीतिक चिंतन जो दिया गया वो अभी के समय से लगभग 4000 साल पुराना है।
समय गैप काफी है, 3,3500 4,000 साल पुराना है। और हम अब कब पढ़ रहे हैं, 2026 में या 2020 के बाद, या नॉर्मली अभी के समय में इसको अध्ययन कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमारा नजरिया अलग होगा, चिंतन का नजरिया अलग होगा, जिस नजरिए से चिंतक ने उसे दिया था। तो पहली चीज, यदि हम किसी भी राजनीतिक चिंतक की विचारधारा को समझने का काम करते हैं या प्रयास करते हैं, तो उसके समझने के लिए हमें उस परिस्थिति को समझना आवश्यक होता है जिस परिस्थिति में उस चिंतक ने उस विचारधारा को दिया। इसी तरीके से जब हम प्राचीन राजनीतिक या यूनानी राजनीतिक चिंतकों की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनके द्वारा जो राजनीतिक चिंतन दिया गया वह था सिटी स्टेट के लिए। हिंदी में इसको कहेंगे नगर राज्य। और इस नगर राज्य के लिए ध्यान रखिएगा, खुद प्लेटो कहता है कि इसकी जनसंख्या होगी 5040। कहने का मतलब है कि आज के समय में यदि आप देखिएगा तो एक मोहल्ले के बराबर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इतने ही लोग रहते थे, ये इसके नागरिक थे, दे आर देयर सिटीजन्स। और वहां पे उस जमाने में नागरिकता केवल और केवल उनको ही दिया जाता था जो नगर राज्य में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे। न तो बच्चों को नागरिकता थी, न तो बूढ़ों को नागरिकता थी, न तो महिलाओं को नागरिकता थी। तो सोच सकते हैं कि कितना डिवास्ट कंसेप्ट होगा। और वहां रहने वाले लोगों के लिए इस नगर राज्य से उनका कैसे कल्याण हो सके, इस सेंस में प्लेटो और अरस्तु अपनी विचारधारा देता है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अब यदि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, तो इसको सामान्यतः हम 3 भागों में विभाजित करने का काम करते हैं। पहला है क्लासिकल या एंशिएंट। इसको मूल रूप से हम किस में देखते हैं, प्लेटो और अरस्तु की विचारधाराओं में। और इन दोनों के द्वारा वर्च्यू, एथिक्स, जस्टिस, पोलिस जो नगर राज्य है, इन पे बात की गई। मीडिएवल काल में, मध्यकालीन काल में, हम मीडिएवल टाइम पीरियड में देखते हैं 2 चीजें मेन इसमें मतलब दार्शनिक विचारक दिखते हैं। हालांकि ये सभी के सभी ईसाई विचारक हैं, जिनमें है सेंट ऑगस्टीन, सेंट थॉमस एक्विनास। इनके द्वारा फेथ, डिवाइन लॉ, चर्च, स्टेट, इन आदि पे बात किया जाता है। मार्सियोलो ऑफ पेडुआ वगैरह आएगा, जिसने 2 तलवारों का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ 2 सोर्ड्स वगैरह दिया। तो उनको हम आगे पढ़ेंगे। और आधुनिक विचारधारा, जिसकी शुरुआत मैकियावेली से होती है, देन हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल, मार्क्स, इनके द्वारा सॉवरेनिटी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल राइट्स, क्लास, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीजें इनके बारे में बात की जाती हैं, जो हम आज के दिनों में जिसे हम देखते हैं। अब साथियों, जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब हम समझने का काम करते हैं कि पश्चिमी राजनीतिक चिंतन, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बनाने में किस किस मेथोडोलॉजी को प्रयोग में लाया जाता है और मूल रूप से थीम्स क्या थे। तो जब हम इन चीजों को देखते हैं तो पहली चीज जो हम देखते हैं वो है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, कि या तो इंडिविजुअल को बढ़ावा दिया जाए, व्यक्ति विशेष की चीजों को बढ़ावा दिया जाए, या राज्य की चीजों को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतकों के द्वारा इन दोनों के बीच, मतलब व्यक्तिवाद और राज्य के बीच, एक बैलेंस अप्रोच को लिया गया है कि व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता दी जाए और अधिकार दिए जाएं, और इसके साथ साथ समाज और राज्य को कितनी शक्ति दी जाए। इन दोनों के बीच एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया गया है। दूसरा है कि जो शक्ति राज्य को दी गई है उसकी प्रकृति क्या होगी, और सोवरेनिटी, संप्रभुता की क्या स्थिति है। तो यहां देखते हैं कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन के द्वारा या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के द्वारा ये एनालाइज किया जाता है कि अंतिम रूप से किस
ऑथोरिटी के पास शक्ति और सत्ता का वास होगा और राजनीतिक शक्ति को किस प्रकार से लीगलाइज लेजिटिमाइज किया जाएगा, वैधानिकता उसको दी जाएगी। अब देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स का प्रयोग किया गया। तो पहला है टेक्सचुअलिज्म और आइडियोलिज्म। मेन रूप से जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं उस जमाने के, वो फिलॉसफी पे ज्यादा बल दे रहे हैं और इसके वजह से वो लॉजिक पर ज्यादा बल दे करके चीजों को साबित करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि प्लेटो में हम देखते हैं। इसके बाद हम एम्पिरिसिज्म और रियलिज्म की चीजों को देखते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा को उठा करके मानव व्यवहार पे बात करेगा, किए जाएंगे। जैसे एरिस्टोटल पहला विचारक है, मैकियावेली बाद में उठा करके उस चीजों पर बात करेगा। और 16वीं शताब्दी में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत आएगा, जिसमें नॉर्मली राज्य के लिए यह तर्क दिया जाएगा कि राज्य को बनाया मूल रूप से इंसानों के द्वारा जाता है, राज्य कोई ईश्वरीय कृति नहीं है, जिसके लिए ये सामान्यतया हॉब्स, लॉक और रूसो की विचार प्रमुख होगी और इनके द्वारा मूल रूप से अधिकार, स्वतंत्रता और समानता आदि की चर्चाएं की जाती है। अब साथियों, हम प्लेटो के विषय में बात करते हैं, जो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के केंद्र बिंदु में है और मूल रूप से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को देने वाला माना जाता है। सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसका पुराना नाम अफलातून था। 483 बीसी में इसका जन्म होगा और यह सुकरात का चेला है। सुकरात के द्वारा जिस मेथड को यूज किया जाता है वह मेथड मूल रूप से था क्वेश्चन आंसर डायलेक्टिक्स, जिसको बोलते हैं, द्वंद्ववाद पर आधारित, कि दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं और उनके बीच प्रश्न उत्तर के संवाद के रूप में पुस्तकों को लिखा जाता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के द्वारा उसी प्रक्रिया को, सुकरात की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक, ये जो तीनों पुस्तकें हैं ये प्लेटो की कालजयी रचनाएं हैं, द रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज। रिपब्लिक उसकी सबसे महान ग्रंथ मानी जाती है, जिसके बाद वो स्टेट्समैन और लॉज की रचना करता है। तो इसको लिखने का आधार मूल रूप से वही था, डायलेक्टिकल मेथड था, जो कि वह मूल रूप से अपने गुरु सुकरात से ग्रहण करता है। प्लेटो ने अपने जीवन काल में डिक्लाइन ऑफ एथेंस को देखा, एथेंस के घटते हुए क्रम को देखा, लोकतंत्र को पराजित होते देखा और पेलोपोनेसियन वॉर को देखा। और सुकरात को, जब सुकरात के द्वारा लोकतंत्र पर प्रश्न किए जाते हैं तो उसने देखा कि किस प्रकार से एक प्रक्रिया के द्वारा सुकरात जैसे महान विचारक को जहर का प्याला देकर के मार दिया जाता है। सुकरात की मौत ही वो घटना थी जिसने साथियों अफलातून को प्लेटो बना दिया। महान दार्शनिक बन जाता है प्लेटो बाद में जाकर के, और जिसके पीछे मूल रूप से उसके गुरु सुकरात के मौत थी। अब चूंकि सुकरात की मौत हो जाती है और सुकरात को जो मारा जाता है ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा मारा जाता है, इसीलिए प्लेटो के जहन में यह हमेशा प्रश्न कौंधता रहा कि एक ऐसी व्यवस्था की नींव आवश्यक है जो व्यवस्था व्यक्ति के वास्तविकता से जुड़ी हो, या जो वास्तविक रूप में जहां पर व्यक्ति का विकास संभव हो सके। क्योंकि लोकतंत्र वह ये मानता है कि यदि भीड़ अपने तरह से उसको
मतलब ये कह लें कि अपनी तरह से भीड़ के द्वारा यदि बदलाव कर दिया जाए तो लोकतंत्र में ऐसे भी फैसले लिए जा सकते हैं जो कि सामान्यतया नहीं लिए जाने चाहिए। इसीलिए प्लेटो का मूल उद्देश्य था टू रिफॉर्म द करप्ट डेमागोजिक एथेनियन स्टेट एंड कंस्ट्रक्ट एन आइडियल स्टेट। जो एथेंस की सरकार थी जो कि लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी, उसको बदल करके एक आइडियल स्टेट की स्थापना करना। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि वह डिडक्टिव अप्रोच को अपनाता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगा, सामान्य से चीज को लेकर के वो विशिष्ट की तरफ चलेगा और वह डिडक्टिव अप्रोच को अपनाएगा। और इसके डीसी डिडक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए वह फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म को देगा, आदर्शवाद को देता है, रैशनलिज्म को देगा और टेलियोलॉजी को देने का काम करेगा कि अल्टीमेट पर्पज क्या है किसी भी वस्तु को बनने का या किसी भी वस्तु को होने का। हमें यदि किसी वस्तु को समझना है तो हमें उसके वास्तविक स्वरूप को समझना होगा, तभी हम उसको समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं। पुस्तकों पर भी हमने बात की है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लेटो के द्वारा मेटाफिजिक्स का फाउंडेशन रखा जाता है, मेटाफिजिक्स का फाउंडेशन रखा जाएगा और जिसके पीछे प्लेटो ने मूल रूप से अपने गुरु सुकरात की विचारों का सहारा लिया, डायलेक्टिक्स के मेथड को अपनाया और सुकरात का मूल रूप से कहना था कि वर्च्यू इज नॉलेज। वास्तविक ज्ञान ही व्यक्ति के मुक्ति का कारण है और इसके लिए वो दो तरीके की चीजों को अपनाता है अरस्तु। फिजिकल वर्ल्ड परसीव्ड बाय द सेंसेस इज मेयरली अ रिल्म ऑफ शैडो एंड अपीयरेंस, कि जो भौतिक दुनिया हमें दिखाई देती है ये क्या है? शैडो है हमारे अपीयरेंसेस के। हम जैसे इसको देखते हैं उसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखता है। और दूसरा कहता है प्लेटो, द रिल्म ऑफ आइडियाज और फॉर्म ग्रास्प्ड बाय रीजन रिप्रेजेंट्स द ट्रू अल्टीमेट रियलिटी। इसके पीछे जो आइडियाज हमारे हैं वो मूल रूप से हमें कहाँ किस ओर ले जाएंगे? अल्टीमेट रियलिटी की तरफ ले जाने का काम उनके द्वारा करना चाहिए। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट है जिसको कहा जाता है एलेगरी ऑफ द केव। ये नेट में भी पूछा गया है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। एलेगरी ऑफ द केव क्या है साथियों? ये देखिए कि मान लीजिए कि दिस इज अ केव और ये रियल वर्ल्ड है, सनलाइट आ रहा है, ये वास्तविक दुनिया है। मान लीजिए कि एक आदमी यहां बैठा हुआ है तो वो वास्तविक रूप से किस चीज को अनुभव कर पाएगा? यहीं तक की चीजों को अनुभव कर पाएगा। ये व्यक्ति जब निकल करके यहाँ आएगा तो ही इसको वास्तविक दुनिया दिखाई दे पाएगी, तो इसको वास्तविकता पता लग पाएगा। इसी को कहा जाता है एलेगरी ऑफ केव, कि व्यक्ति अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखकर ही सोचता है कि उतना ही सच है, वास्तव में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब वह उस शैडो ऑफ इग्नोरेंस से बाहर आता है तब उसको वास्तविक ज्ञान का पता लग पाता है। इसीलिए वो कहता है कि वर्च्यू इज नॉलेज। illustrates the journey of the soul from ignorance to enlightenment, from the good through philosophy। और इसके लिए जर्नी ऑफ सोल के लिए जरूरी है कि ये किसके द्वारा हो पाएगा? कि हम केव से बाहर निकल करके बाहरी दुनिया को और वास्तविक दुनिया को देखें। ये किससे हो पाएगा?
इनलाइटनमेंट के द्वारा या तो ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। अब इसके लिए प्लेटो साथियों इंसान की आत्मा को या इंसान के सोल को, आत्मा को वो बताता है कि त्रिगुणात्मक है। मनुष्य के आत्मा के वह 3 गुण मानता है प्लेटो। तृष्णा, एपेटाइट, तृष्णा, शौर्य या साहस, रीजन, तर्क या ज्ञान। ज्ञान या तर्क। अब यहां देखिएगा, वो कहता है कि जिसमें रीजन है, तर्क है, ज्ञान है, वह किधर जाएगा? ट्रूथ एंड विजडम, सत्य की खोज की तरफ। और इसमें जो डोमिनेंट क्वालिटी होगा वो विजडम है, ज्ञान का है। दूसरा जिसमें साहस है, स्पिरिट है, वो क्या खोजेगा? ऑनर एंड करेज, बहादुरी दिखाएगा, रिस्पेक्ट खोजेगा। तो इसका जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो करेज होगा, बहादुरी होगा। और जिसमें तृष्णा है, एपेटाइट है, भूख है, उसमें ललक होगी कि कुछ कमा लें, कुछ बना लें, कुछ गेन कर लें, तो इसमें डोमिनेंट क्वालिटी होगी टेम्परेंस एंड मॉडरेशन। और इसी को लेकर के प्लेटो कहता है कि व्यक्ति के इन 3 गुणों के अनुसार ही राज्य के भी 3 गुण हैं, क्योंकि जो ज्ञान या तर्कशील व्यक्ति है वही राज्य को चलाने का काम करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। और वो इसीलिए कहता है कि व्यक्ति का विस्तृत रूप है राज्य, या राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के इन गुणों के अनुसार ही राज्य के भी 3 वर्ग हैं, और ये तीनों वर्ग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। द स्टेट रिफ्लेक्ट्स द फिजियोलॉजिकल कंपोजिशन ऑफ इट्स सिटीजन्स। इसके बाद देखते हैं कि यहां व्यक्ति के विशेष में बताया। अब प्लेटो आगे आदर्श राज्य के विषय में चर्चा करता है, जिसको वो कहेगा कि कैलिपोलिस है। वो कहता है कि व्यक्ति के तरह राज्य के भी 3 भाग हैं। पहला है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो वहां तृष्णा से घिरे व्यक्ति हैं, वो उत्पादन करेंगे और संग्रह करने का काम करेंगे। वो क्या करेगा? राज्य के लिए इकोनॉमिक क्लास का काम करेगा। इनमें डोमिनेंट फैक्टर होगा एपेटाइट, भूख, कुछ प्राप्त करने की और कुछ सहेज कर रखने की आवश्यकता उसमें होगी। इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति कृषि करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्योग को चलाएंगे, अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। दूसरा जो सोल्जर है, जिसमें साहस की प्रमुखता थी, वो यहां क्या करेगा? राज्य में मिलिट्री क्लास को बनाएगा। वह सैनिक कार्य करेगा, क्योंकि उसमें डोमिनेंट स्पिरिट क्या है? दैट इज साहस। तो वो क्या करेगा? एक्सटर्नल डिफेंस को मेंटेन करेगा और इंटरनल ऑर्डर को मेंटेन करके बनाए रखने का काम करेगा। और अंततोगत्वा वो कहेगा जो ऐसा व्यक्ति है जिसमें नॉलेज है, विजडम है, वो क्या करेगा? वो रूल करेगा, समाज में शासन करेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसमें डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है? रीजन, ज्ञान का। और इसीलिए वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस, लॉ, अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग। ये सारे का सारा काम कौन करेगा? फिलॉसफर किंग। और इसीलिए साथियों प्लेटो कहेगा कि जब तक राजकुमारों में दर्शन की भावना नहीं आ जाती, अथवा
दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता, राज्य का कल्याण संभव नहीं है। और साथ ही साथ प्लेटो साथियों प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस भी देता है कि किसी को किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ईच क्लास परफॉर्म्स इट स्पेसिफिक ड्यूटी विदाउट मेल्डिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर क्लासेस। मेडलिंग इन द अफेयर्स ऑफ अदर क्लासेस, किसी अन्य क्लास के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना इनको अपना काम करना चाहिए। इसके बाद साथियों प्लेटो देता है थ्योरी ऑफ जस्टिस। काफी इंपॉर्टेंट है जस्टिस। यहां हम देखेंगे कि राज्य के लिए या राज्य और व्यक्ति के संबंध किस पर आधारित है, वह मूल रूप से न्यायपूर्ण या न्याय है। बहुत सारे दार्शनिकों ने न्याय के संबंध में बात की है कि वास्तविक रूप से किसी राज्य के लिए न्याय क्या होगा। तो यहां हम देखते हैं कि प्लेटो से पहले के भी कुछ दार्शनिक हैं जिन्होंने न्याय पर अपनी अपनी बातें की हैं। पहला है सिफेलस और पोलीमार्कस। ये कहता है डूइंग गुड टू फ्रेंड्स एंड हार्म टू एनिमीज। मित्रों के लिए बेहतर करना और शत्रुओं के साथ उनको नुकसान पहुंचाना, यही न्याय है। थ्रेसिमैकस कहता है जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, कि समाज में जो सबल है उसके हित की जो चीजें हैं वही न्याय है। ये ध्यान रखिएगा, बाद में साथियों यथार्थवादी विचारधारा की नींव देता है। ग्लूकोन कहता है जस्टिस इज द चाइल्ड ऑफ फियर, भय की संतान है, कि जब आपको ये लगता है कि आप अनुचित करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, इस भय से आप क्या करते हैं, तो सामान्यतया लोगों के साथ सही करने का काम करते हैं। तो ये चूंकि अपने आप में ये प्लेटो के पूर्वज हैं और इनके द्वारा दी गई साथियों जो विचारधारा है, न्याय से संबंधित विचार है, ये कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं था। तो इन सब से सुलझे हुए विचार न्याय पे प्लेटो देता है। क्योंकि सामान्यतया साथियों देने के पीछे वजह क्या है, तो एक न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है ये। क्यों? क्योंकि पुरानी व्यवस्था में इसके गुरु सुकरात, जो कि उस जमाने का और इसके नजर में सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, उसको जहर का प्याला देकर के मार दिया गया। इसीलिए एक ऐसे राज्य की खोज करना चाह रहा है जो न्यायपूर्ण। तो यहां पर ये न्याय को दो भागों में बांटेगा, इंडिविजुअल स्पिरिट और स्टेट लेवल के स्पिरिट पे। इंडिविजुअल लेवल पे ये कहेगा हार्मोनियस सोल वेयर रीजन रूल्स ओवर द स्पिरिट एंड एपेटाइट। एक ऐसी व्यवस्था को ये न्यायपूर्ण मानता है, और अब क्योंकि कहता है कि इंसान के आत्मा में 3 गुण हैं, तो उनमें न्यायपूर्ण अवस्था या न्यायपूर्ण व्यवस्था क्या होगी, जहां पर रीजन ज्ञान या तर्क स्पिरिट और एपेटाइट के ऊपर शासन करता है। मतलब आप किसी भी चीज को तृष्णा के भावना से और लोभ की भावना से देखते हैं, उससे पहले आप वहां पर क्या करेंगे, अपने लॉजिक लगा करके वास्तविक स्थिति वहां पर क्या होनी चाहिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। और दूसरा राज्य के लेवल पे, राज्य के लेवल पे ये कहता है हार्मोनियस सोसाइटी वेयर ईच क्लास स्टेज विद इन इट्स नेचुरल स्टेशन एंड परफॉर्म इट्स फंक्शनल ड्यूटी विदाउट इंटरफेयरिंग अदर क्लास। और ये सामान्यतया ये कहता है कि वही राज्य न्यायपूर्ण है जहां पर व्यक्ति के आत्मा के गुणों के अनुसार उनको राज्य व्यवस्थित करने का काम करता है, और किसी भी क्लास की व्यवस्था में कोई दूसरा क्लास हस्तक्षेप नहीं करता है। वह राज्य कैसा है, न्यायपूर्ण राज्य है। जब हम साथियों इन प्लेटो के स्टेट लेवल के जस्टिस को देखते हैं, तो ये हमें कुछ कुछ वर्णा सिस्टम
के पैरेलल लगता है, वर्ण व्यवस्था के पैरेलल लगता है जो भारत में प्रचलित थी। इसके बाद है साथियों थ्योरी ऑफ फिलोसफर्स किंग, दार्शनिक राजा का सिद्धांत। दार्शनिक राजा का सिद्धांत देने के पीछे इसका तर्क क्या था? इसका मानना था कि राज्य में तभी सभी का कल्याण संभव है जब या तो राजकुमारों को दर्शन नहीं पढ़ा दिया जाता है अथवा दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता है, तब तक राज्य का और व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है। इसी क्रम में ये फिलोसफर्स किंग का कंसेप्ट देता है, जिसमें ये कहता है कि until philosophers are kings or kings have the spirit and power of philosophy, cities will never have rest from their evils। जब तक राजाओं में दर्शन की भावना नहीं आ जाती अथवा दार्शनिकों को राजा नहीं बना दिया जाता, तब तक नगर और राज्य कभी भी अपनी समस्याओं से, इविल से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। यहां पर एब्सोल्यूट ऑथोरिटी कौन होगा? द फिलोसफर किंग। फिलोसफर किंग चूंकि उसमें वर्च्यू है, ज्ञान है, इसीलिए वो स्वयं में क्या होगा? एब्सोल्यूट ऑथोरिटी होगा, जो रूल करेगा अनहिंडर्डली बाय रिटन लॉज, पब्लिक ओपिनियन और डेमोक्रेटिक डिबेट, बिकॉज रीजन इज सुप्रीम। वह रूल करेगा किसके ऊपर? लिखित कानूनों के ऊपर, पब्लिक विचारों के मतलब जनता के विचारों के ऊपर, डेमोक्रेटिक डिबेट्स के द्वारा के ऊपर, लोकतंत्र के सिद्धांतों के ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लेटो के नजर में ज्ञान सर्वोत्तम है। ये मानता है कि ज्ञानी व्यक्ति ही सबसे अच्छा कार्य कर सकता है। ये इसके जस्टिफिकेशन को देता है कि मेडिसिन इज द बेस्ट लेफ्ट टू ट्रेन्ड डॉक्टर्स, नॉट डेमोक्रेटिक वोटिंग। सिमिलरली रूलिंग रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड फिलोसॉफिकल नॉलेज। ये कहता है कि जैसे मेडिसिन के लिए, दवा के लिए आप किसी ट्रेंड डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी डेमोक्रेटिक वोटिंग से आप तय नहीं करते हैं कि इसको कौन सी दवा चलेगी, कौन सी दवा चलेगी, उसी तरीके से जो राज्य के इविल्स हैं इसको कौन समाप्त कर सकता है? फिलोसफर्स की, जो दार्शनिक राजा होगा वही उसको समाप्त कर सकता है। और ये इसके लिए लिमिटेशन ऑथोरिटी पर तय करता है कि मस्ट प्रिजर्व द बेसिक एजुकेशनल सिस्टम एंड प्रिवर्ट एक्सट्रीम वेल्थ एंड पॉवर्टी इन द स्टेट। इसके लिए तय करता है कि उसको बेसिक एजुकेशन सिस्टम से होकर गुजरना पड़ेगा और एक्सट्रीम वेल्थ और पॉवर्टी जो राज्य के अंतर्गत है उसको त्यागना पड़ेगा, एक्सट्रीम वेल्थ को। अब यहां पर साथियों प्लेटोज फिलोसफर्स किंग में एक प्रश्न है, ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इसके क्रिटिक को लिखते हैं तो यहाँ पे कार्ल पॉपर, सेबाइन सभी का मानना है। और नॉर्मली आप देखते हैं कि ज्ञान होना अलग चीज है और एक एडमिनिस्ट्रेटर या स्टेट्समैन होना अलग चीज है। इसीलिए वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि एक ज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में शासन कर सकता है और अन्य व्यक्ति अयोग्य होते हैं, क्योंकि अनुभव यह बताता है कि कई बार कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी एक बहुत अच्छे कुशल प्रशासक साबित होते हैं। अब ज्ञान किससे होगा? तो शिक्षा से होगा। इसीलिए फिलोसोफर्स किंग को खोजने के लिए प्लेटो ने पूरी की पूरी जिस व्यवस्था को बनाया वो था शिक्षा व्यवस्था। और इस शिक्षा में प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था, इसने लीसियम नाम की एक मतलब ये कहिए कि यूनिवर्सिटी को बनाया जो कि प्राचीन यूनान की और दुनिया की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी और जिसका छात्र अरस्तु था। लीसियम को इसने बनाया, सॉरी एकेडमी, प्लेटो ने एकेडमी को बनाया, लीसियम अरस्तु बनाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा कि प्लेटो ने जिस एकेडमी को बनाया वो अपने जमाने की शिक्षा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि प्लेटो के उसी एकेडमी या उस एकेडमी में मूल रूप से जिस शिक्षा प्रणाली की वह नींव डालता है उसका काम क्या था?
दार्शनिक राजा को खोजना, मतलब ऐसे व्यक्ति की विषय में पता लगाना जो कि वास्तव में राजा बन सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसी एजुकेशनल सिस्टम को लेकर के रूसो कहता है कि प्लेटो ने अब तक शिक्षा पे जितना काम किया गया उस सब में सबसे महान काम कौन करता है? प्लेटो। और प्लेटो की लिखी गई रिपब्लिक अब तक शिक्षा पर लिखी गई सबसे महान ग्रंथों में से एक है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि इसके एजुकेशन का नेचर कैसा होगा। स्टेट कंट्रोल, राज्य द्वारा दी जानी शिक्षा व्यवस्था की बात करेगा, कंपलसरी, सभी को दिया जाना, और मेरिटोक्रेटिक, यहां पर व्यक्ति विशेष और जाति को बढ़ाने की बात नहीं थी। किसको बढ़ाना था? मेरिट को बढ़ाना था। और ये स्त्री और पुरुष सभी को समान रूप से दिया जाना था। ऐसा नहीं था कि पुरुषों को दिया जाना है, महिलाओं को नहीं, इस प्रकार की चीज नहीं थी। ये 3 भागों में और 4 भागों में यूं कहें कि बांटता है शिक्षा को। सबसे पहला है प्राइमरी लेवल जो 20 साल तक था, और इसमें मूल रूप से अभी भी आप देखते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम में किस पे जोर दिया जाता है? बच्चों को शारीरिक व्यायाम आदि पे। तो यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे प्लेटो का ये मानना है कि जिम्नास्टिक्स पे जोर दिया जाना चाहिए, व्यायाम पे, म्यूजिक पे जोर दिया जाना चाहिए, गायन और बाकी सारी चीजों पे, लिटरेचर पे जोर दिया जाना चाहिए, और बेसिक मैथमेटिक्स पे जोर दिया जाना चाहिए। और इसके बाद ये कहता है कि पहली स्क्रीनिंग टेस्ट होगी 20 साल के एज में। यहां पर 2 प्रकार के बच्चे होंगे, जो फेल कर जाएंगे, जो पास कर जाएंगे। जो फेल कर जाएंगे वो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे क्योंकि उनको प्राइमरी एजुकेशन मिल चुका है, और वह अन्य कार्यों में या उत्पादन के कार्य में लगेंगे। जो पास कर जाएगा वो सेकेंडरी एजुकेशन में जाएगा। यहां पर जो पास किया हुआ व्यक्ति है उसको हायर मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, डायलेक्टिक्स सिखाया जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी की चीजें उसे सिखाई जाएंगी। साथ ही साथ पोटेंशियल गार्जियंस ये बनेंगे। और दूसरी स्क्रीनिंग टेस्ट होगी 35 वर्ष की उम्र में, और यहां भी 2 तरीके का क्राउड निकलेगा, पास और फेल। जो फेल कर जाएगा वो सैन्य वर्ग में चला जाएगा क्योंकि उसमें साहस है, उसने प्राइमरी वालों से अधिक पढ़ लिख रखा है। और जो पास कर जाएगा वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में चला जाएगा, 35 से 50 साल, 15 साल। यहाँ पर 15 साल इसको सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेनिंग दिया जाएगा जो वास्तविक जीवन से संबंधित है। और 50 साल की उम्र में फाइनल एग्जाम होगा। इसमें जो अल्टीमेट विजडम है उसको खोजने का काम किया जाएगा, और यहीं से जो इसको पास करेगा वो वास्तविक शासक बनेगा, और जो बच जाएंगे, जो फेल होंगे, वो सामंत वर्ग में आ जाएंगे। अब साथियों, जब हम इस स्कीम को देखते हैं तो ये वाकई में उस जमाने में काफी उन्नत देखने को मिलता है कि कितनी सारी चीजें प्लेटो ने शिक्षा से संबंध में सोचा था। और इस शिक्षा के विचार का मूल कारण उसका ये था इसको देने का कि यहीं से दार्शनिक राजा को खोजा जाएगा। साथ ही साथ जब दार्शनिक राजा की बात होती है तो प्लेटो ने इन पर एक बड़ा यूनिक सा विचार दिया था, इनके साम्यवाद की। और ये साम्यवाद भी कैसे? संपत्ति और पत्नियों का साम्यवाद। ये बड़ा यूनिक विचार था साथियों। ये आज के डेट से आप देखें तो कहीं से भी प्रैक्टिकल आपको नजर नहीं आएगा, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी है कि आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसने क्या कर दिया? गार्जियंस को, जो कि दार्शनिक राजा था, इसको संपत्ति से और परिवार या पत्नी से वंचित कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसके पीछे का जो उद्देश्य था प्लेटो का वो बहुत पायस था कि चूंकि जो राजा है वो किससे डिस्ट्रैक्ट होता है? परिवार से, संपत्ति से, परिवार से और संपत्ति से। तो इसने दोनों ही चीजों से, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उनको वंचित कर दिया। हालांकि मनुष्य होने के नाते उन्हीं का शिष्य
अरस्तु बाद में इसकी निंदा करेगा, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन अब इस सिद्धांत को देखते हैं कि इसमें किया क्या गया था कि इस तरीके के कम्युनिज्म का टारगेट कौन था? ओनली द गार्जियन क्लास। जो गार्जियन क्लास है वो मतलब द फिलोसफर किंग एंड द सोल्जर्स, जो सैनिक हैं और जो फिलोसफर किंग है वही इनसे वंचित होगा। हालांकि जो प्रोड्यूसर क्लास है उसको यहां से वो वंचित नहीं करता है। अब इसमें था क्या? पहला था कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें क्या था? तो गार्जियन प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओइंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं, गोल्ड नहीं रख सकते हैं, पर्सनल वेल्थ नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक फंड्स टू इंश्योर एब्सोल्यूट फोकस ऑन गवर्नेंस विदाउट मटेरियल डिस्ट्रैक्शन, और ऐसा करके वो केवल और केवल गवर्नेंस पे फोकस करेंगे, मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड फैमिलीज, न तो वह पत्नी को रख सकता था, मतलब न कोई परिवार वो रह सकता था। एवोल्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली टू एलिमिनेट नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। क्यों? क्योंकि आप आज भी देखते हैं कि भारतीय राजनीति में मूल रूप से वंशवाद की चीजें चलती हैं, नेता का बेटा ही नेता बनता है। तो इन चीजों से बचने के लिए, करप्शन को रोकने के लिए स्टेट रेगुलेटेड मेटिंग फॉर यूजेनिक पर्पजेस, इसने राज्य के द्वारा नियंत्रित ही एक मिलान गृह बनाने की बात की थी, जिनसे उत्पन्न हुए चिल्ड्रन कलेक्टिवली स्टेट के नर्चर में रहता, वही स्टेट ही उसको शिक्षित करता, और ये उनको भी पता नहीं होता कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। ये देखने में बड़ा एडवांस और उन्नत लगता है, वास्तविक समय में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन चूंकि प्लेटो का उद्देश्य क्या था, हम इस विचार को उस सेंस में पढ़ेंगे, न कि क्रिटिक्स के रूप में। इसके बाद है फेमिनिज्म एंड इक्वालिटी एंड प्लेटोनिक थॉट। अब हम देखते हैं कि महिला के प्रति प्लेटो की विचारधारा क्या कहती है। तो पहला है जेंडर इक्वालिटी, क्योंकि प्लेटो शिक्षा में भी स्त्री और पुरुष सभी को समान महत्व देने की बात करता है, शिक्षित करने की बात करता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, रेडिकल फॉर एंशिएंट ग्रीस, प्लेटो असर्टेड दैट मेन एंड वुमेन पोजेस इक्वल कैपेसिटी फॉर गवर्नेंस एंड गार्जियनशिप। वो ये कहता है कि स्त्री और पुरुष में समान कैपेसिटी है गवर्नेंस के लिए और गार्जियनशिप के लिए। इंक्लूजन ऑफ ह्यूमन, उसने एक्सक्लूजन नहीं किया वुमेन्स को। कहां इंक्लूड किया? गार्जियन क्लास में, क्योंकि वुमेन हैव सेम फिजिकल, मेंटल एंड फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग एज मेन। महिलाओं को भी यदि उनकी सेम शारीरिक, मानसिक और फिलोसॉफिकल, मतलब ये कह लीजिए कि पोटेंशियल है जितने पुरुषों की है, तो उनको भी यदि ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी उसी तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से एक पुरुष काम करता है। लिबरेशन फ्रॉम डोमेस्टिसिटी, उसने महिलाओं को, प्लेटो ने क्या किया? घरेलू कामकाज से मुक्त कर दिया। और यहां पर जब हम स्कॉलर्स के व्यू देखते हैं, खास करके कार्ल पॉपर के, प्लेटो पे काफी लिखा है उन्होंने, तो कार्ल पॉपर ये मानते हैं कि प्लेटो एक टोटलिटेरियन इंजीनियरिंग को जन्म देता है, और मतलब एक ऐसे समाज को प्लेटो बनाना चाहता है जो कि प्रॉपर तरीके से एक टोटलिटेरियन हो। While feminist theorists acknowledge early elements of gender neutrality, क्योंकि वो मानता है कार्ल पॉपर कि प्लेटो क्या है, एक मतलब ये कहिए कि ये सर्वसत्ताधारी समाज को बनाने वाला है, क्योंकि जो फिलोसफर किंग होगा, क्या गारंटी है कि वो सही से शासन करेगा। और वहीं पे जो महिला विचारक हैं वो कहते हैं कि ये पहली बार प्लेटो के विचारों में हमें क्या देखने को मिलता है? जेंडर न्यूट्रलिटी। सबके अपने अपने विचार हैं, सोच हैं। अब जो प्लेटो पे साथियों, जो सबसे बड़ी बात ये प्लेटो की थ्योरीज थी कि यहाँ हम क्रिटिक्स देखते हैं कि जो क्रिटिक्स हैं ये इस पे क्या बात करेंगे। सबसे पहला क्रिटिक तो इसका अपना चेला अरस्तु ही होगा। ये प्लेटो के कम्युनिज्म की थ्योरी को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड जो कम्युनिज्म की थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज करता है।
और लेकिन ये आर्ग्यू करता है कि प्लेटो लिबर्टी और डाइवर्सिटी को एक्सट्रीम यूनिटी के लिए उसने उसको सेक्रीफाइस कर दिया। कार्ल पॉपर सबसे बुरे तरीके से प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि इज द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, कि ये खुले समाज का सबसे बड़ा शत्रु है प्लेटो। प्लेटो एज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी और यूटोपियनिज्म को जन्म देने वाला विचारक मानते हैं, और कहते हैं कि मॉडर्न टोटलिटेरियन सर्वशक्तिशाली या सत्ताधारी राज्य जो है वो प्लेटो की विचारधारा से ही तो तुलना वो लेते हैं, मतलब इन्फ्लुएंस है। अब इसके बाद जो प्लेटो अगली पुस्तक लिखता है लॉज, इसमें ध्यान रखिएगा कि उसने देखा कि जो आइडियल स्टेट है वो केवल स्वर्ग में ही संभव है, पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि इंसान होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कमियां होंगी। तो सब आइडियल स्टेट सेकंड बेस स्टेट की बात करता है, कहां पे? लॉज में, कैलियोपोलिस। और उसके बाद फिर वो उस पर करते हुए फिर उसकी डेथ हो जाती है। अब यूपीएससी और राजनीति विज्ञान के जो बच्चे हैं, इनके लिए, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जो बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फिर इससे कैसे वो कंटेंट निकालेंगे, तो समरी एंड एग्जाम वैल्यू में देखेंगे कि फाउंडेशन लेगेसी हम देखेंगे कि प्लेटो क्या करता है, एस्टेब्लिश द पैराडाइम ऑफ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, उसकी शुरुआत करता है, पॉलिटिकल आइडियलिज्म की शुरुआत करता है, सिस्टमेटिक फिलोसॉफिकल एनालिसिस को देने का काम करता है। अभी के पैरेलल में जब हम देखते हैं तो मेरिटोक्रेटिक सिविल सर्विसेज के रूप में हम इसको समझते हैं, स्टेट कंट्रोल पब्लिक एजुकेशन से इसका हम रेलेवेंस निकालते हैं, इथिकल गवर्नेंस से हम इसका रेलेवेंस निकालते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम मानते हैं कि प्लेटो के विचारों में हमें दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पे साथियों हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर को लिखा जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि हम ऑब्जेक्टिव मोड पे काम ही नहीं करेंगे, सब्जेक्टिव मोड पे काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव मोड पर आपको बहुत सारे कोचिंग वाले मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे जो कि आपको सुबह शाम ज्ञान देते फिरते हैं कि पॉलिटी में यहाँ से ये क्वेश्चन निकलेगा, ये क्वेश्चन निकलेगा। तो हम लोग मतलब ये कह लीजिए कि ऑब्जेक्टिव मोड पे काम ही नहीं करेंगे, प्रॉपर हम सब्जेक्टिव मोड पे काम करेंगे। पहला है प्रश्न हमारा कि प्लेटोज कम्युनिज्म इज अ नेसेसरी लॉजिकल कोरोलरी टू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। कमेंट। आइए इसका प्रश्न है। अब साथियों जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये बताया है कि आंसर राइटिंग का स्किल या तरीका क्या होगा, तो जब भी साथियों आप किसी आंसर को करते हैं तो सबसे पहली चीज जो आप देखते हैं वो है कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन, इसको आप निकालते हैं इस प्रश्न का क्योंकि पूरे और पूरे प्रश्न का उत्तर जिसके इर्द गिर्द होगा वो है उस प्रश्न का कीवर्ड। इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो इसका कीवर्ड है प्लेटोज कम्युनिज्म। अब डायरेक्शन क्या होगा आंसर का, किससे रिलेट कर रहा है, थ्योरी ऑफ जस्टिस से। मतलब आंसर लिखने की दिशा क्या होगी, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत से। और ये क्या कह रहा है, नेसेसरीली लॉजिकल कोरोलरी टू हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। और इन दोनों के बीच ये कहना चाह रहा है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस तभी लॉजिकल होगा जबकि प्लेटो के अनुसार कम्युनिज्म लगाया जाएगा। अब बिल्कुल आप इस डायरेक्शन पे इसके इंट्रोडक्शन को बनाएंगे, प्लेटोज कम्युनिज्म को। बॉडी बनाने के समय में थ्योरी ऑफ जस्टिस को आप लिखेंगे और दोनों के बीच
जो रेलेविज्म, ये कहिए कि रिलेशन है, उसको लिखने का काम करेंगे। और अंत में जाकर के आप कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कम्युनिज्म तभी संभव हो पाएगा या थ्योरी ऑफ जस्टिस तभी लग पाएगा किसी समाज में जब वह कम्युनिज्म के सिद्धांत को मानेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपने आंसर को यहां कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है साथियों, जिसको कि आप लिख करके चाहे तो आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर्स चेक करके भेज दूंगा। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। राज्य व्यक्ति का विस्तृत रूप है, जो हमने शुरुआत के स्लाइड में जिसकी व्याख्या करी है। और इसको एग्जामिन प्लेटोज थ्योरी ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये भी 15 नंबर का प्रश्न है। इसको भी आप वहीं से जोड़िएगा कि इसको भी जब आप फॉर्मेट करिएगा तो व्यक्ति की आत्मा, ह्यूमन सोल, त्रिगुणी, तीन जो हमने देखा था, और इधर स्टेट के सिद्धांत को भी आप स्टेट को भी 3 पार्ट में बैठाइएगा, और तीनों के बीच जो रिलेशंस हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़े हैं उनको आप जोड़ने का काम करिएगा। और इस तरीके से बताइएगा कि प्लेटो के अनुसार व्यक्ति का विस्तृत रूप राज्य है, या राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध है। इस तरीके से साथियों वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का पहला टॉपिक प्लेटो आज हमने कंप्लीट किया है। और प्लेटो से संबंधित आप और भी, आपके पास भी पुस्तकें होंगी, आप वहां भी मिलाइएगा। जो भी आपके पास पुराने क्वेश्चंस पड़े होंगे उनको लिखने का प्रयास करिएगा, और आप देखिएगा कि लगभग में आप सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होंगे। साथ ही साथ यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें रिटर्न कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेरे से पर्सनल आप बात कर सकते हैं। और इन वीडियोस के पीछे साथियों मेरा यही प्रयास है कि आपके सिलेक्शन में आनंद आईएएस का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके और आप श्योर शॉर्ट सिलेक्टेड हो सके। बच्चों की क्वेरीज थी कि सर असिस्टेंट प्रोफेसर में किस तरीके से सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, तो मैंने यहाँ डील कर दिया है। आप लोग लिख करके दिखाइएगा, अच्छा लगेगा। आईएएस के साथ ही साथ मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए भी काम आएगी जो अभी आईएएस के मेंस दे रहे हैं, उनके लिए भी क्रैश कोर्स के रूप में काम आएगी। वो बच्चे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। प्लस जो मास्टर्स वगैरह कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काम की होगी। ठीक है साथियों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।